ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेम्स टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में खुशामदीद। मैं हूं एडवोकेट असलम जावेद आरई। आज के लाइव प्रोग्राम में हम लाए हैं आपके कानूनी मसाइल और उनका हल। स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर और कमेंट्स के ज़रिए आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने कानूनी मसाइल का हल जान सकते हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट और जेम्स टेलीविज़न की पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज मेरे दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ख़ास तौर पर हमारे प्रोड्यूसर, इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मासूमा जहरा साहिबा और डायरेक्टर वकार अहमद वकार साहब, जिनको मैंने प्रपोजल दिया है कि क्यों नहीं हम अपने जेम्स टेलीविज़न के नाजरीन को कोई ऐसा प्रोग्राम लाएं जिसमें वो उनके जो कानूनी मसाइल और उनका हल जान सकें। तो आज के का हमारा ये पहला प्रोग्राम है और उम्मीद करता हूं कि जेम्स टेलीविज़न के नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम को सराहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। जेम्स टेलीविज़न के प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में हमारे साथ होंगे मुल्क भर के मारूफ कानूनदान। आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की और एडवोकेसी को एक इबादत के तौर पर निभा रहे हैं। मेरा मकसद जनाब आज के माहिर कानून जनाब मोहम्मद जाहिद चौहान साहब, आइए जानते हैं उनकी कहानी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं असलम साहब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक मौका फराहम किया कि सर्विसेज अपने लोगों तक पहुंचाएं जो भी उनके प्रॉब्लम है, तो पूछना चाहते हैं जो कोई किसी के जहन में कोई एम्बिग्यूटी है कानून के हवाले से, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको उन तक उसका हल पहुंचाएं। जी बिल्कुल जाहिद चौहान साहब, आज जो इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे वो कुछ क्रिमिनल क्वेश्चन, क्रिमिनल साइट्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ सिविल के हवाले से बात करेंगे, कुछ साइबर क्राइम के हवाले से बात करेंगे और जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो एडवोकेसी के हवाले से जो मसाइल है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। मुल्क पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उसका कानून जानना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एडवोकेट असलम जावेद आरई हाजिर हूं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें आप अपने कानूनी मसाइल का हल जान सकेंगे। मेरे साथ होंगे मुल्क भर के मारूफ कानूनदान, लिहाजा आप अपने मसाइल लाइव कॉल या फिर कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। अपने हर लीगल मामले से आगाही के लिए और ये जानने के लिए कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, देखते रहिए प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस। मुल्क पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उसका कानून जानना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एडवोकेट असलम जावेद आरई हाजिर हूं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें आप अपने कानूनी मसाइल का हल जान सकेंगे। मेरे साथ होंगे मुल्क भर के मारूफ कानूनदान, लिहाजा आप अपने मसाइल लाइव कॉल या फिर कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। अपने हर लीगल मामले से आगाही के लिए और ये जानने के लिए कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, देखते रहिए प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस।
पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उसका कानून जानना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एडवोकेट असलम जावेद आराई हाजिर हूं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें आप अपने कानूनी मसाइल का हल जान सकेंगे। मेरे साथ होंगे मुल्क भर के मारूफ कानूनदान, लिहाजा आप अपने मसाइल लाइव कॉल या फिर कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। अपने हर लीगल मामले से आगाही के लिए और ये जानने के लिए कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, देखते रहिए प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस। मुल्क पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उसका कानून जानना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एडवोकेट असलम जावेद आराई हाजिर हूं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें आप अपने कानूनी मसाइल का हल जान सकेंगे। मेरे साथ होंगे मुल्क भर के मारूफ कानूनदान, लिहाजा आप अपने मसाइल लाइव कॉल या फिर कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। अपने हर लीगल मामले से आगाही के लिए और ये जानने के लिए कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, देखते रहिए प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस। ऑल राइट, तो वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद जाहिद चौहान साहब। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि जाहिद चौहान साहब ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की और हमेशा इंसाफ, कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फरावानी के लिए काम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और एज अ जूनियर मैं मोहम्मद जाहिद चौहान साहब से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। तो मोहम्मद जाहिद चौहान साहब एज अ एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर ये बताएं कि आपने कब यानी कि एडवोकेसी में आने का तहैया किया, कब आपका माइंड बना कि इसी फील्ड को चुना जाए, जरा बताएंगे हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल। 1990 में ऑलमोस्ट मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। LLB और मास्टर्स किया मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर थोड़ा फादर की तबीयत ठीक नहीं तो उनके साथ था। फिर मैंने जो है वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया कि एक इस प्रोफेशन में रहते हुए आप जो है वो एक तरह से एक ताकत है, एक पावर है, सिर्फ ये प्रोफेशन ही, ये कोर्ट जो यूनिफॉर्म है ये सेल्फ एक पावर है। तो इसमें रह के आप जो है वो बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, उनको इंसाफ दिला सकते हैं, उनके राइट्स दिला सकते हैं बनिस्बत आप किसी जॉब में जाएं या कोई प्रोफेशन कारोबार है। आपको पता है कारोबार में तो फिर आदमी एक कारोबारी रह जाता है। तो लिहाजा चूज़ करने का जो इस प्रोफेशन को एक मकसद था वो ये था कि एक पावरफुल तरीके से दुखी इंसानियत और मज़लूम जो लोग हैं जिनकी कोई दाद रसी नहीं करता, एग्जैक्टली उनको जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। तो उस हवाले से जो है एक सिटीज़न्स राइट्स फोरम के हवाले से एक हमारा फोरम भी है, उससे हम ये लोगों की मदद करते हैं। जो भी हमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम लेके आता है तो हम हर फोरम पे कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट पहले अगर किसी इदारे में है तो उनसे बात करके, अदरवाइज़ फिर ये है कि हम उनको पिटीशन में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर लोगों को उनका जो हक है, बुनियादी हक जिसकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, मगर आजकल के हालात देख लें आप, हर तरफ करप्शन का दौरा है। जी जी बिल्कुल, माइट इज़ राइट वाली बात है कि जो पावरफुल है सिर्फ वही है उस आपके जो बुनियादी हुकूक हैं उसके हकदार हैं। बाकी आम आदमी जो है, जो उनके बुनियादी हुकूक डिस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनको नहीं मिलते हैं। उसके लिए भी उनको आवाज़ उठानी पड़ती है, कोर्ट में आना पड़ता है, और बाज़ लोगों को तो कोर्ट में आने के बाद भी नहीं मिलते हैं। जी, तो ये हमारी कोशिश होती है कि जो हम तक पहुंच जाए। तो एक बात ये भी है कि जहन में रखनी चाहिए आपको
कि इफ़ यू आर ऑन राइट पाथ द हेल्प ऑफ गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। जब आप सही के लिए काम करते हैं, कदम उठाते हैं, बढ़ते हैं, तो अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। अच्छा, हमारे जो नौजवान इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं और वालिदैन भी, तो अक्सर बच्चों के जहन में ये होता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, तो उनके जहन में मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। और अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कुछ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन मेटावर्स इस तरफ जाना चाहते हैं। एडोस किसी की तरफ उनको रुझान और की तरफ दिलवाने के लिए या उनको उसमें अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कहेंगे कि उन बच्चों को? नहीं, ये बात आप अभी आज के दौर में नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये हमारी वकला तहरीक थी, इससे पहले तो मोटिवेट करना पड़ता था बच्चों को कि आप जो है इस कानूनी पेशे की तरफ आए, वकील बने। मगर जब हमारी तहरीक कामयाब हुई और एक डिक्टेटर को जो है वो एक वकला तहरीक की वजह से जाना पड़ा, तो उस लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई कि ये भी एक प्रोफेशन है जिसके ज़रिए हम इतनी बड़ी ताकत से भी लड़ा जा सकता है। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की वो अट्रैक्ट हुई इस प्रोफेशन की तरफ। और अभी जगह देख लें आपके, हमारे ज़माने में हैदराबाद में सिर्फ 2 कॉलेजेस होते थे, एक सिंध लॉ कॉलेज होता था और एक जना लॉ कॉलेज होता, इसके अलावा नहीं था। अब आप देखें तो कम से कम 20 से 22 लॉ कॉलेज आपको जो है यहाँ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह कराची दूसरी जगह है और हर कॉलेज 100 स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हो रहे हैं। तो लिहाजा आप नहीं कह सकते कि नौजवानों को आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। नौजवान कुछ समझते हैं कि ये एक पावरफुल प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। यहाँ पे हम अपने हुकूक तो नहीं बल्कि दूसरों को, अपने न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों को हुकूक भी दिला सकते हैं और बज़ोर ताकत दिला सकते हैं। तो लिहाजा एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मगर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इसको नेगेटिव भी यूज़, इस पावर को जो है नेगेटिविटी के साथ यूज़ कर रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे आपने पावर की बात की, तो कुछ वकला के लिए सोशल मीडिया पर हमने ये सुना है कि लोग, आम आदमी ये कहता है कि यार ये वकील तो बदमाश हैं और वो झगड़ रहे होते हैं या पुलिस को भी तंग कर रहे होते हैं और अपना एक दबदबा बना के रखने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक सच है सर ये? नहीं, देखिए, लोग तो हर तरह के होते हैं। आप चाहे सही काम भी कर रहे होंगे तो कुछ उसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज़ करेंगे। मगर आप ये उठा के देख लें, जहाँ भी प्रोटेस्ट वकला का होता है वो उनकी अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, वो किसी अवामी मसले पर होता है, करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होता है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ होता है। और उसी की वजह से आम आदमी को एक रिलीफ मिलता है। बहुत सारे लोगों को उस प्रोटेस्ट की वजह से कोर्ट्स में जाना नहीं पड़ता। जब ऑफिस में जाते हैं तो उनकी प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि बदमाशी करते हैं या करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। पुलिस बदमाशी नहीं करती है, घरों से घुस के उठा के ले जाती है, न चादर चार दीवारी की पासदारी करती है, उसके खिलाफ किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। अगर उन्हीं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वकला रोडों पे आते हैं, धरने देते हैं, तो जो टाउट्स हैं, जो उन लोगों के टाउट्स हैं जो गलत कर रहे हैं, जो गलत चाहते हैं गलत रहे, सिस्टम सही ना हो, वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो आम आदमी है, जो दर्द महसूस करता है आवाम का, वो इसको अप्रिशिएट करेगा कि वकला सही कर रहे हैं। कोई नहीं कहेगा कि वो वकील गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा आप रिकॉर्ड पर वाक़या नहीं है कि जो वकला ने अपनी ज़ात के लिए किया हो। आप बता दें, जितने भी कोई प्रोटेस्ट अगर आपको याद हो तो बता दें, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट जो वकला ने अपनी ज़ात के लिए किया हो। अच्छा सर, अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। ये कहाँ तक बात सच है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस पर कहूँगा कि असल में जो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसी हिसाब से लिटिगेशन भी जो है वो बढ़ गई है जी। तो लिटिगेशन के हिसाब से जो हमारे पास इस वक्त जो कोर्ट्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। उसको कोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और उनकी तादाद को बढ़ाना चाहिए। अब ये है कि आप देखें ना, एक हाई कोर्ट के अंदर सुबह हम जाते हैं तो कागज़ उठा के देखते हैं, उसमें 150 केस रखे हुए। अब ये तो एक आउट ऑफ इमेजिन है कि 150 केस एक आदमी एक दिन में कैसे प्रोसीड कर सकता है, नहीं कर सकता।
तो वो इसी वजह से अगर जजों की तादाद बढ़ेगी तो ये जो कॉज लिस्ट में लिस्ट है ये नीचे आएगी तो डिस्पोजल होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अच्छा सर, अभी हाल ही में माशाल्लाह आपने एक मार्क क्रॉस किया आपने और अचीवमेंट हासिल की है और आपने एज अ एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपने टारगेट अचीव किया, तो बड़े फ़ख्र की बात है सर हमारे लिए भी। तो एज अ एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए थोड़ा सा आप अपना कठिन सफ़र और अपनी फीलिंग्स बताइए, क्या है इस वक्त आपकी? इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेहनत चाहिए। अगर आप मुसलसल देखें, वकालत जो है वो एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। जहद मुसलसल, इसमें बिल्कुल आप कहीं स्टॉप नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते। अगर आप रुकते हैं, दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है कि आपने छोड़ दिया उसके बाद फिर ज्वाइन कर लिया, इस तरह नहीं है। एक वकालत के अंदर जो है कंटिन्यूटी चाहिए आपको, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जहां आपने ब्रेक लगा लिया और लोग कहते हैं कि यार नहीं, एक अल्टरनेट प्रोफेशन के तौर पर जिन लोगों ने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। मगर जिसने फुल टाइम प्रोफेशन इसको बनाया हुआ है, तो मैं नहीं समझता उसके लिए कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना या हाई कोर्ट होना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले हमने पुलिस की बात की, तो अक्सर कुछ हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिलों बच्चे घूम रहे होते हैं, जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं तो उनको नाका लगा के जो पुलिस खड़ा होती है तो उनको चेक करने के लिए कहते हैं। तो कुछ अभी देखें, अभी एक हाल में भी कराची में एक वाक़या हो गया, पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी की गई, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो मासूम बच्चे, जो लड़के, नौजवान लड़के हैं, पुलिस के साथ बदतमीज़ी करते हैं या उनके साथ अखलाक से पेश नहीं आते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये आप एक तरफा बात है ना कि आम आदमी ही को कसूरवार आपने ठहरा दिया कि पुलिस कसूरवार नहीं है, तो ताली दोनों हाथ से बचती है। ऐसा नहीं है, मैं भी इस पूरे मुल्क में सफ़र ट्रैवल करता हूँ, मगर मेरे साथ तो किसी ने बदतमीज़ी नहीं की। बात यह है कि अगर कोई पुलिस वाला रोकता है आपको तो आप रुक जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप चेक करवा दें। आपकी आइडेंटिटी पूछता है, आप चेक करवा दें। आपसे लाइसेंस पूछता है, आप चेक करवा दें। अगर आप बहस मुबाहिसा करते हैं, जैसे अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ था, अब उसमें मैंने पूरा उसको, मुझे नहीं पता कि क्या एक्चुअली है, जो वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें जो है, जब उन्होंने कहा कि आप कागज़ दिखा दें, तो मेरा ख्याल है कि आपको जो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो दिखा देने चाहिए थे, बनिस्बत इसके कि आप ये बताएं कि मेरे वालिद या वालदा जो है वो कोई बड़े ओहदे पर हैं। तो ये चीज़ जो है, इसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा कि आपके वालिद साहब कुछ भी हैं। तो कानून हमारा ये कहता है कि नो बडी इज़ अबव द लॉ। कोई भी आदमी, चाहे आपके वालिद साहब वज़ीर आज़म हैं, तो आप उनकी वजह से कानून से बालातर नहीं है। जी जी, कानून सबके लिए है। क्योंकि सर देखिए, पुलिस वाले भी तो जो वर्दी में खड़े हुए तो वो भी तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ना। तो ये कि हमें भी देखें, एज आ एक फ़र्ज़ शनास शहरी होने के नाते हमारे फ़र्ज़ बनता है कि जो ऑफिसर जो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं उनको, उनके काम में मुदाखलत ना करें, रुकावट ना पैदा करें। और ये एक माशरे की मसला ये है कि अगर कहीं पे आपने नाका लगाना है, स्नैप चेकिंग करनी है, तो उसको एक कानून के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप पहले अपना जो रोज़नामचा रजिस्टर होता है, जहाँ पे आप अपनी मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें एंट्री करवाएं पहले आप प्रॉपर कि भाई फ़लाँ जगह हम नाका लगाना चाहते हैं, कौन कौन से अफसर हैं। सिर्फ सिपाही जाके खड़े हो जाते हैं। तो सिपाही जो हैं, जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हैं, दे आर नॉट ऑथोराइज टू सर्च एनी पर्सन। देखिए, ये हमारे नाज़रीन के लिए पॉइंट की बात की सर आपने। दे आर नॉट ऑथोराइज जी जी, इन अकॉर्डेंस विद द पुलिस रूल्स एंड अदर लॉज। जो है वो, उनको कानून इख्तियार नहीं देता कि आप किसी को, एटलीस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर जो है, जब तक उनके साथ ना हो तो वो कोई नाका नहीं लगा सकते। ठीक है। ये जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है मोटरसाइकिलें रोड पे खड़ी करके खड़े हो जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। आप भी गुजरे होंगे, आप भी शहर में देखते हैं कि लोगों से पैसे लेते हैं, लाइसेंस नहीं है, पैसे लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से है, और ज़्यादा इसमें जो खराबी का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो पुलिस का है। ये पुलिस के अफसरान जो हैं, देखिए, कोई भी, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक एसपी, अपने ज़िले में जो एसपी होता है, वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे विद ऑनेस्टी, तो मैं कहता हूँ कि ना वहाँ मैनपुरी बिक सकती है, ना नारकोटिक्स बिक सकती है, ना चोरी हो सकती है। पुलिस को सब कुछ पता होता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, और पुलिस जब चाहती है, आप देखते हैं कि कंट्रोल कर रही थी। जैसे आजकल हैदराबाद में और कराची के अंदर नारकोटिक्स बिल्कुल बंद है, हर किस्म की नारकोटिक्स बंद है, और जो क्राइम रेट है वो भी नीचे आ गया है। तो इट मीन्स कि कंट्रोलेबल है। अभी पुलिस के हाथ में कि कब कंट्रोल करना है, कब नहीं करना।
तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि इस जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं करना चाह रहा, मगर दबे लफ्ज़ों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट्स डिपेंड अपॉन द पुलिस। अच्छा सर, अक्सर हमारे शहरी शिकायत करते हैं कि बेगुनाह लोगों को एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है, कहाँ तक सही है बात ये? तो देखिए, कानून तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी शख्स थाने जाता है और एक दरख्वास्त देता है, उस दरख्वास्त के अंदर कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उसने कर दिया कि शख्स ने एक जुर्म किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, तो एसएचओ जो है अंडर सेक्शन 54 सीआरपीसी वो बाउंड है उस एफआईआर लॉन्च करने का, चाहे उसको अपने जराए से पता हो कि ये एफआईआर झूठी लॉन्च करा रहा है, फिर भी वो लीगली इज बाउंड टू लॉन्च दी एफआईआर। मगर ऐसा नहीं है कि एफआईआर लॉन्च करा दी, उसके लिए है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर एफआईआर झूठी साबित होती है तो फिर 182 पीपीसी एक हमारे कानून की एक शिक है, उसके तहत जिसने झूठी एफआईआर कटाई है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। यानी कि झूठी एफआईआर कटवाना भी जुर्म है, एक जुर्म है, बिल्कुल संगीन जुर्म है, 3 साल की सजा है उस पर। मगर आमतौर पे हमारे यहाँ अपने इस जो राइट है इसको एक्सरसाइज नहीं करते, बैठते हैं, राजीनामे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। पुलिस उनको जो है, पुलिस को चाहिए कि उनको बोलें कि भाई शख्स ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कटाई तो आप इसके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करें, लीगल प्रोसीडिंग करें, ताकि एक मिसाल बने और लोग इस बात से डरें। बेसिकली हमारे यहाँ जो जुर्म इतना बढ़ गया है उसकी बेसिक वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है कन्विक्शन का वो बहुत नीचे आ गया है। आप सऊदी अरब यूएई दूसरी जगह चले जाएं, आप देखिए वहाँ पे जुर्म करने वाले को ये पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो 100% मुझे कन्विक्शन होगी, ये तो है। तो लिहाजा वहाँ जुर्म होता नहीं है, होता है तो बहुत रेयर है। उनका असल में इन्वेस्टिगेशन का एक अलग तरीका होगा। तो हमारे यहाँ जो फुकदान है वो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का फुकदान है। फिर फुकदान के अलावा ये है कि यहाँ पे दूसरे मामलात हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अप्रोच हो जाती है, चाहे वो पॉलिटिकली अप्रोच हो या फिर वो दूसरी पैसों वाली अप्रोच हो। अच्छा, यानी कि इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी होती है? बिल्कुल होती है, 100% होती है। मैं फ़र्ज़ करें अपने इलाके का पॉलिटिशियन हूँ और मेरा एक बहुत अच्छा वर्कर है जो मेरे लिए काम कर रहा है, वोट दिलवाता है, मेरी जीत में उसका किरदार है। अगर उसका कोई साथी, दोस्त, फैमिली मेम्बर कोई जुर्म कर देता है तो नेचुरली मैं उसको सपोर्ट करूँगा ना, और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करूँगा जो भी पुलिस के ऊपर। आपके यहाँ पता है जो हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है कि पुलिस जो है वो अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पर्सन काम करती है, इंडिपेंडेंट है नहीं। पुलिस के साथ ये भी एक मसला है, अगर पुलिस को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाए तो शायद पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो जाए। अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। जो अफसर कॉम्पिटेंसी दिखाने की, ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करता है उसको जिला बदर कर दिया जाता है या सिंध बदर कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, सूबा बदर कर दिया जाता है। अच्छा, सूबे से निकाल दिया जाता है कि ये अफसर हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल इल्ज़ाम, मौरिद इल्ज़ाम ठहराना पुलिस को गलत है। पुलिस को फ्री हैंड दें, उसके बाद आप देखें कि अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर उसके बाद उनको पेनलाइज करें, जो भी प्रोसीजर है हमारे कानून में अडॉप्ट करें। तो ये सर, आपकी तमाम बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि जो भर्तियाँ जो होती हैं या जो अपॉइंट होते हैं इसमें भी सियासी इन्फ्लुएंस होता है इसका मतलब? 100%। यहाँ पे आप देखें ना, अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हुआ है कि जो लोग 33 मार्क्स लेके MCQs में पास हुए, रिटन टेस्ट में 33 मार्क्स हैं, और जिसने 90 मार्क्स लिए हैं उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया, 33 वाला जो है वो टॉप पर है, उसको ले लिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? करप्शन है। बाकायदा कोटे बने हुए, ये CM का कोटा है, ये फलां का कोटा है, मिनिस्टर का कोटा है। हाँ, ये मीडिया पे चल रही है सर। जी, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोटा है। यहाँ तो कोटे मौके, साफियों का कोटा अलग है। हाँ बिल्कुल, और मिनिस्टरों का अलग है, और उसके बाद फिर पैसे वालों का कोटा है। आखिर के अंदर जो है जब सारे कोटे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो आखिर में जो ब्रीफकेस कोटा है वो आता है। अच्छा सर, अक्सर देखा गया है और लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि जो मोहल्ले में जो आपस में लड़ पड़ते हैं या फैमिलीज़ में क्लैश हो जाता है, तो वो जब झगड़ा करके जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस उनकी FIR लॉन्च नहीं करती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने देखा ना, बात यह है कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया या जो है गाली दे दी, बेइज्जती कर दी, तो ये एक नाकाबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, नॉन कॉग ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR नहीं कटती है। उसके लिए सिंपल एक ये है कि आप एप्लीकेशन देंगे थानेदार को, थानेदार जो है
वो अपनी रिपोर्ट बना के कंसर्न जो भी इलाका मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको भेजेगा। वो अगर मुनासिब समझेगा कि कोई कार्रवाई बनती है जो नॉन कॉग ऑफेंस में आमतौर पर होता है, तो वो पुलिस को डायरेक्शन देगा कि भाई इनको मेरे पास प्रोड्यूस करें और फिर जो भी ट्रायल हो या जो भी उनका मसला हो। तो लोग ये बात समझते नहीं हैं, वो समझते हैं जी हमारी एफआईआर नहीं कटी। तो एफआईआर का तो ताल्लुक जहाँ तक ये है कि आपका अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तब एफआईआर कटेगी। नॉन कॉग ऑफेंस जो है उसके अंदर एफआईआर नहीं कटती है। ये कानून की बातें आम आदमी समझता नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी नौजवान के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर कट जाए तो उसको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी साइटेशंस रूलिंग्स हैं कि विदाउट कोजेंट रीज़न और एविडेंस आप किसी को सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिंग द एफआईआर अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो पीस ऑफ एविडेंस है वो कलेक्ट करने हैं। उसके बाद अगर जो है वो लिंक करते हैं कि कमीशन ऑफ ऑफेंस है कि हाँ इस आदमी ने जुर्म किया है या वो समझती है पुलिस की किया है, तो देयर आफ्टर पुलिस को अरेस्ट करना है। मगर हमारे यहाँ तरीक़ेकार क्या है, जहाँ एफआईआर कटी नहीं, कटते ही साथ ही जाके उसके घर पे शॉप पे जहाँ भी रेड किया उसको अरेस्ट कर लिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आमतौर पे फिर लोग यही करते हैं कि जैसे एफआईआर कटे किसी के भी खिलाफ तो उसको ये चाहिए कि ह्यूमिलेशन से, अरेस्ट से बचने के लिए फौरी तौर पे बेल बिफोर अरेस्ट करवा लें। उसके बाद जाके थाने में पेश हो जाए, बताए जो भी एविडेंस है उसके पास है, अगर इनोसेंट है तो बताए, तो फिर उसका ट्रायल चलेगा। फिर उसके बाद ट्रायल होगा उसका। अगर ट्रायल भी उस सूरत में होगा कि जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात साबित हो जाए कि हाँ ये शख्स जिसके खिलाफ एफआईआर कटाई गई है इसने जुर्म किया है, पुलिस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में जब तमाम चीज़ें आ जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि सिर्फ द एफआईआर अलोन कैन नॉट बी कंसीडर एज ए एविडेंस until unless the same should not be corroborate with the other piece of evidence। मतलब आप सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पे किसी को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। एफआईआर इज़ जस्ट एलिगेशन, एक एलिगेशन है। दूसरे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पे कोई आई विटनेस है, कोई सर्कमस्टेंशियल विटनेस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर वो उस एफआईआर के कंटेंट से कॉर्पोरेट करती है, मुताबिकत रखती है, तब वो जुर्म में डाउट होता है। अदरवाइज सिर्फ एफआईआर लॉज हो जाना से मकसद ये नहीं है कि आप जाएं और जाके उसको बंदे को अरेस्ट कर लें। एक नहीं, कई बहुत सारी रूलिंग है, मगर हमारे यहाँ बस ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारी पुलिस या डिपार्टमेंट्स तो नहीं, हमारी अपनी कोर्ट्स भी जो है आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तमाम सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीशंस हैं वो ऑल आर बाइंडिंग अपॉन दी लोअर कोर्ट्स इंक्लूडिंग दी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। मगर अलमिया ये है कि जो हमारी आज की जुडिशरी है, जो जज साहिबान आए हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। वो उसको बाइंडिंग तो अलग बात है, उसको डिस्कस तक नहीं करते हैं अपने जजमेंट्स के अंदर। ये एक बड़ी फुकदान है जिसके ऊपर हमारी जो आला अदलिया है उसको एक्शन लेना चाहिए कि भाई अगर कोई वकील साहिबान जो है कोई रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे इसको बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आप कोई केस लॉ दे रहे हैं तो उसको वो फॉलो करते हैं, बाकायदा उसमें देखते हैं कि पुराने जजेस ने किस तरह से इस केस को लिया था और उसी तरह उसको फॉलो करके वो अपनी जजमेंट्स देते हैं। मगर लोअर कोर्ट्स जो है उसके अंदर ये बड़ा फुकदान है, उसकी वजह से गलत फैसले आ रहे हैं। अच्छा सर, अक्सर लोग कहते हैं और ये बात साबित भी है कि कोर्ट्स के ऊपर रश बहुत है, यानी कि उनके ऊपर बर्डन बहुत है। वो यानी कि जिस तरीके से फैसले जल्दी होने चाहिए वो नहीं होता, लेट हो रहे हैं केसेस। क्या कहेंगे सवाल चाहता आप? मैंने तो पहले आपको बताया कि शॉर्टेज ऑफ कोर्ट्स, शॉर्टेज ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वजह से है, और फिर हमारे लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ये कि वर्क सस्पेंड होता है, फिर कुछ छुट्टी आ जाती हैं, फिर कुछ हड़तालें हैं। अभी आजकल देखें ना, आजकल जो है ये जो वॉर की वजह से जो है वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तीन दिन कोर्ट बंद है। अब 4 दिन के अंदर कोर्ट क्या करे? किस तरह से वो जो लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वो भी कह रहे हैं हमारे लिए अपनी डायरीज मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। एक दिन में जो है वो, क्योंकि 2 दिन कम हो गए, 6 दिन की जगह 4 दिन कोर्ट्स वर्क कर रही हैं, तो सारा बर्डन जो है 4 दिन में आ गया। अब 200 केसेस लगे हुए हैं, भले उसमें
5 केस चले, 10 केस चले, प्रोसीड हुए, मगर डायरीज तमाम 200 केसेस की मेंटेन करनी है। उसकी वजह से जो है दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो सोचना पड़ेगा हुक्मरानों को कि अगर वाकई इंसाफ की फराहमी चाहते हैं तो उसके लिए वो कोर्टों में इजाफा करें, और एक जो अपॉइंटमेंट का तरीका है जजेस का, उसमें थोड़ा सा उनको तब्दीली लानी होगी। चलें, हम भी उम्मीद करते हैं कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फरावानी के लिए इंशाल्लाह एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद जाहिद चौहान साहब के मशवरे पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अमल होता रहे। तो सर कुछ हमने क्रिमिनल साइड पर तो हमने बहुत बात की है, कुछ फैमिली साइड पर आ जाए, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल। आजकल सर देखा गया कि फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में आ रहे हैं, जिसमें खुला के केसेस हैं, तलाक के केसेस हैं और मियाँ बीवी में डिस्प्यूट है। इसके हवाले से क्या कहेंगे सर आप? असल में ये तो देखें, जो सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है, हमें अच्छी तरह याद है कि जब बिफोर 90 से पहले जो है बहुत रेयर केसेस होते थे कोर्ट्स में, तलाक के बुरी बात समझी जाती थी बहुत ज़्यादा कि कोर्ट में जाना। लोग आमतौर पर कोशिश करते थे कि मामलात को जो है वो अपनी बरादरी लेवल पर या घर में बड़े के सामने रख के इसको सॉल्व कर दिया जाए। मगर जब से सोशल मीडिया ज़्यादा आपने देखा है कि एक्टिव हुआ है, उसके बाद से ये केसेस जो है वो फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स बढ़ गए ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो रेशो है खुला का या डिवोर्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी ख़वातीन में या हमारे अदम बर्दाश्त भी है, कुव्वत बर्दाश्त, हाँ, अदम बर्दाश्त है कि पहले की जो बच्चियां होती थी उनमें एक बर्दाश्त था, और फिर बड़े बूढ़े जो हैं वो भी उनको समझाते थे, एक फैमिली सिस्टम होता था। मगर आज तो देखा नहीं, पूरा हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल हर आदमी कोशिश करता है कि जी हम सेपरेट रहें, शादी होते ही सेपरेट हो जाए। जब मियाँ बीवी सेपरेट रहेंगे तो ना उनको कोई देखने वाला है ना समझाने वाला है, तो ज़रा सी बात भी हुई गलत फहमी की बुनियाद पे वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट्स में चले जाते हैं। या लोग जो हैं, पहले होता था ये था कि किसी के मियाँ बीवी के दरमियान अगर झगड़ा हो गया तो ख़ानदान के दूसरे लोग इंटरफेयर करते थे और दोनों को अलग अलग समझाते थे और मामले को रफा दफा करवा देते। पंचायत सिस्टम भी हुआ करता था, पंचायत सिस्टम भी था, उसके अलावा वो रफा दफा करवा देते थे। मगर अब तो यहाँ कोई समझाने वाला ही कोई नहीं है, बल्कि बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो वो आपको पहला मशवरा ये था, कोर्ट चले जाओ अपने हक के लिए, आप कोर्ट चले जाएं। अरे भाई कोर्ट तो ठीक है, कोर्ट तो बिल्कुल एक आखिरी लास्ट स्टेज है कि जाए सब सारे मामलात आपके ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आप कोर्ट जाएं, न कि आप फर्स्ट स्टेप ही आपने कोर्ट को बना लिया है। ज़रा सी कोई बात होती है कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। आप जाके देखें, जब हम फील्ड में आए थे तो साल के अंदर कोई 200-150 नंबर होते थे फैमिली सूट्स के। हाँ, अभी तो आप जाएं तो मेरा ख्याल अभी मई चल रहा है, तो मेरा ख्याल केसेस की तादाद क्या है, 2530 ये एक नंबर है, फैमिली सूट्स के नंबर चल रहे हैं। और ये एक कोर्ट की नहीं, उस ज़माने में कोर्ट कितनी होती है, फैमिली कोर्ट 2 या 3 होती थी, 4 होती थी। अभी सब 12 फैमिली कोर्ट्स काम कर रही हैं। सर मैंने अखबार में पढ़ा था मैंने कि 2025 में तकरीबन कोई लाखों में तलाक़ें हुई हैं। बिल्कुल नहीं होंगी, कोर्ट के थ्रू कराची में बिल्कुल नहीं होंगी। तो यानी कि तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा असर बढ़ता जा रहा है। ज़रा सी बात होती है लोग खुला ले लेते हैं। तो ख़वातीन को सर क्या मशवरा देंगे आप बताएं? सिर्फ बर्दाश्त। शुरू के जो 2-3 साल मेरे पास जितने भी केस आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस मामले को रिजॉल्व करवाऊं और उनका पैचअप करवा दूं। मेरी पहली कोशिश होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन अबव 60% केसेस जिसमें अगर इस तरह के आते हैं लड़की वगैरह के, तो मैं उनका पैचअप करवा देता हूँ समझा के। बिल्कुल, इसमें लड़की की इतनी खराबी नहीं होती। अच्छा, ज़्यादातर जो होता है लड़की या फिर लड़की की जो वालदा है, उनका बड़ा रोल होता है मामले को ख़राब करने का, क्योंकि वो पीछे से उसको जो पंच कर रहे होते थे और वो आगे जाके वो लड़ दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो समझाने के बजाय ना कि एक अपनी बेटी को समझाएं, वापस उसको भेजें अपने दाव शौहर के साथ रहो या उससे माफ़ी मांग लो। यहाँ तो एक मसला इतना हो गया है लोगों ने कि माफ़ी मांगने पे जो है वो समझते हैं कि नहीं बस हमारी तो बहुत इज्जत कम हो जाएगी। ईगो प्रॉब्लम, ईगो खामखा की। अब हमारे मज़हब ने तो एक मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, तो उनसे किस बात की ईगो है? मगर ये बात समझें तब की बात है ना। शुरू के असर में जो 2-3 साल होते हैं शादी के, वो बड़े क्रूशल होते हैं।
उसमें सिर्फ एहतियात करनी चाहिए। हर पेरेंट को मेरा मैसेज है कि वो अपने बच्चों को जो है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, शुरू के 2-3 साल से समझाएं कि बेटा शुरू के 2-3 साल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जब 2-3 साल गुजर जाते हैं तो फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अच्छा जाहिद चौहान साहब, अक्सर देखा गया है कि लोग गुस्से में या नशे की हालत में या झगड़े में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देते हैं। जी जी। तो इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कानून की एक अपनी राय है, जबकि उलमा कराम की एक अपनी राय है। तो क्या ये 3 तलाक़ें देने से क्या तलाक हो जाती है? उसमें देखें, अगर आप कुरान की तरफ जाते हैं तो सूरह निसा में क्लियर इसका एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपने अगर तलाक देनी है तो बहुत सोच समझ के देनी है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए तलाक देने की। उससे के अंदर तो आदमी अपने आप से बाहर होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी अपनी इंटेंशन होनी चाहिए तलाक देने की। और 1 तलाक 1 महीने में होती है। 3 तलाक की इम्प्लीमेंट 3 महीने में होती है। ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से बता रहे हैं या आप इस्लाम के हिसाब से? इस्लामिक कानून, इस्लामिक पॉइंट ऑफ कुरान पाक जो कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो यही कहता है। अच्छा। कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी कानून, चाहे पाकिस्तान का है या इंटरनेशनल है, कोई भी है, वो कुरान और सुन्ना से मुतसादिम है, कॉन्ट्राडिक्ट है, तो वो नल एंड वाइड कंसीडर होगा। अच्छा, बात ख़त्म हो गई। जो कुरान से जो मुतसादिम है कानून, वो नल एंड वाइड है। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा समझाने के लिए दोबारा से थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ मैं कि एक वक्त में दी गई तलाक जो है वो इस्लाम की रूह से और पाकिस्तान के कानून के हिसाब से वो एक दफ़े कंसीडर की जाएगी। ऐसा ही कहा ना आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। तो इसका फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है इसका? उसके बाद ये है कि आप जब भी रुजू कर लेते हैं अपनी वाइफ से, एक दफ़ा आपने तलाक 1 महीने के बाद रुजू कर लेते हैं, ठीक है, 2 के बाद रुजू कर, 3 के बाद अगर तलाक हो जाती है तो फिर उसके बाद ये है कि आपने जो है वो तजदीद निकाह आप दोबारा कर लें अपनी बीवी से और उसके बाद आप रह सकते हैं। अच्छा, यानी कि मगर कुछ मसलक हैं अच्छा, जो इसको नहीं मानते। वो ये कहते हैं, फिर वो हलाले की बात करते हैं। हाँ एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा था। हलाले की बात करते हैं, मगर हलाले का कहीं भी जो है वो कलाम पाक में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। हलाला जिस तरह से प्रोफेशनली हमारे हलाला है, वो सिर्फ एक उस सूरत में है कि एक अरसा गुजर जाए, जी जी जी, तो एक औरत फिर किसी से अगर शादी कर ले और उसके बाद वो उसको तलाक दे दे तो दोबारा। मगर लोगों ने तो यहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि कारोबार की बना लिया है। बिल्कुल कि किसी की भी तलाक हुई तो बोला जी हलाला करें। हलाला सेंटर खुले हुए कराची में शायद। पंजाब में मैंने तो खुद बड़ा पढ़ के भी देख के भी शर्मिंदगी होती है कि हमारे मज़हब को किस तरह से जो है वो दिखाया जा रहा है एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर कि हमारा क्या मज़हब है ये। अच्छा सर, इस्लाम की खुला की भी मैं बता दूं, खुला में खुला कोर्ट देती है। उसके बाद ये है कि अगर 10 साल भी खुला को हो जाते हैं और आप सेक्शन 7 का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं यूनियन काउंसिल से, तस्दीक हो जाती है कि जी तलाक हो गई, इवन देन इसके अंदर कोई हलाले वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे रुजू कर सकते हैं, मगर आपको नया हक महर और नया निकाह करना पड़ेगा। नया निकाह करना पड़ेगा, हक महर भी नया रखेंगे। क्योंकि इस्लाम की रूह से देखा जाए तो इस्लाम में मुख्तलिफ फ़िक़ा और मुख्तलिफ जो इसके क्या कहते हैं सेक्शन है, जिसे क्या कहते हैं फ़िक़ा ही कहेंगे ना कि इसको, तो उनकी अपनी अपनी राय है। 3 जो तलाक़ों का आपने जिक्र किया ना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा नहीं था। जब ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आपने ये नाफिज फरमाया, आपने ये नाफिज फरमाया और उनको सज़ा भी दी, उन लोगों को सज़ा देने के लिए कि जो अपनी बीवियों को मजाक समझा हुआ था, उन्होंने तलाक दे देते थे, तो आपने जो है उनको दुर्रे भी लगाए और फिर ये कानून बना दिया कि अगर देगा तो तलाक और ये हलाला, ताकि लोगों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ एक कॉलर है सर, हम उनकी एक लाइव कॉल लेते हैं तो देखते हैं हमारे कॉलर क्या कहेंगे। जी कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कासिम जलाली एडवोकेट साहब का जूनियर बात कर रहा हूँ, मरहूम का। अच्छा, नाम बताइएगा अपना? सैयद जुल्फिकार अली बात कर रहा हूँ। जाहिद चौहान साहब को बहुत बहुत सलाम और मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट के हवाले से। जी आपका सवाल दोहराइएगा जनाब।
जुल्फकार अली शाह साहब, आप अपना सवाल दोहराएंगे? आज शायद वो लाइन एनरोलमेंट ड्रॉप के हवाले से कोई बात करना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हमने उनका सवाल समझ लिया। समझ में नहीं आया मुझे सवाल वो क्या शायद कोई एडवोकेट्स के जो हमारे जो जूनियर जो एडवोकेट होते हैं, तो जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो न्यू जूनियर एडवोकेट को किस तरीके से एनरोल किया जाए, कि किस तरह का होता है उसका प्रोसीजर बता दीजिए सर आप। अच्छा अच्छा, एक कोई भी अगर लॉ स्टूडेंट है, वो अपनी डिग्री ले लेता है, पास आउट हो जाता है, तो उसके बाद उसने जो है वो सिंध बार कौंसिल एक इदारा है हमारे यहाँ, हर सूबे में होता है, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और किसी सीनियर को ज्वाइन करना पड़ता है फॉर इंटर्नशिप फॉर 6 मंथ अंडर, हाँ जी जी, 6 महीने अंडर ट्रेनिंग उसको रहना होता है। उस दौरान वो अपने सीनियर के साथ जो है कोर्ट के मामलात में देखेगा। अच्छा, ये सर ये एलएलबी कंप्लीट करने के बाद फिर की बात कर रहे हैं आप? एलएलबी का आप फाइनल ईयर में है, एग्जाम होने वाले हैं, तब भी आप कर सकते हैं। मतलब एग्जाम आपके करीब है, 1 आध महीना रह गया तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। मगर आप जब तक एलएलबी की डिग्री आप पास आउट नहीं होते हैं, आपका लाइसेंस जो है, एनरोलमेंट आपकी एज एन एडवोकेट नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वो विदहोल्ड कर ली जाएगी, विदहेल्ड हो जाएगी जब तक कि आप पास नहीं करते हैं। ठीक। तो उसमें यह है कि आपने किसी भी सीनियर को ज्वाइन करना है, उस सीनियर के ज़रिए उस एप्लीकेशन को जो है वो मूव होगी सिंध बार कौंसिल में और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। फिर आप जब 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक प्रोसेस है, वो आपने कंप्लीट करना है, एक MCQs का एग्ज़ाम होगा आपका, और उस एग्ज़ाम में आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कमेटी एक होती है सिंध बार कौंसिल की, उसके सामने अगर वो इंटरव्यू आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, एनरोलमेंट आपकी एज एन एडवोकेट सिंध बार कौंसिल में हो जाएगी। अच्छा सर, हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बता दीजिए कि जो बच्चा जवानी की जो इंटर्नशिप के लिए या एनरोलमेंट के लिए जाता है, तो जो जिस एडवोकेट के पास जाएं उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम उसकी प्रैक्टिस 10 साल होनी चाहिए। 10 साल जी, होनी जी। चाहिए। 10 साल से कम अगर प्रैक्टिस है तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रेफर एनी एप्लीकेशन फॉर न्यू एनरोलमेंट। और 1 साल में वो सिर्फ 3 ही यंग लॉयर्स को, यंग जो जूनियर है, रख सकता है, उनकी एप्लीकेशंस को रेफर कर सकता है। 3 से ज़्यादा नहीं। 1 साल में 3 जूनियर्स को अपने साथ जो है एनरोल करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसका ये समझिए किस्म का ये भी कोटा है? कोटा नहीं है, इसलिए कि वो एक बर्डन है ना, एक आदमी 6, 8, 10 कैसे कर सकता है। प्रॉपर अगर 3 लोग होंगे तो प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं उसके पास, समझ सकते हैं, केसेस पूछ सकते हैं। अपने सीनियर से आदमी है, वो अपना काम भी करेगा, आपको सिखाएगा भी, तो 3 से ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक उन्होंने एक प्रेस्क्राइब रूल बना दिया है, अच्छा है कि 3 लोग हैं, ताकि सबको मौका मिले, जितने सीनियर्स हैं उनके पास भी जो है दूसरे स्टूडेंट्स जाएँ, सीखें और बेहतर तरीके से। जाहिद चौहान साहब, मैंने देखा है आपके साथ अक्सर जब आप बार में होते हैं या कोर्ट के प्रेमिसेस में होते हैं, तो आपके साथ तो काफ़ी सारे जूनियर घूम रहे होते हैं, वो क्या असल में क्या है कि बहुत सारे मेरा एक अपना तरीक़ेकार है जब से मैं प्रोफेशन में आया हूँ, कि मैं कोई भी जूनियर जो है उसको 3 साल से ज़्यादा अपने पास नहीं रखता। अगर 3 साल से पहले वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहे तो हो जाता है, अदरवाइज़ 3 साल के बाद एक जो है मैं उसको इंडिपेंडेंट कर देता हूँ कि अपना ऑफिस रन करें, अपनी वकालत करें, अपना कमाएं अपना खाएं। 3 साल में वो बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं फिर नहीं चाहता कि वो दूसरों को स्पेस बने, दूसरे नए बच्चे आएँ, तो उनको मैं इंडिपेंडेंट कर देता हूँ। बहुत सारे इस वक्त मेरे जो जूनियर हैं वो प्रोसिक्यूशन में भी हैं, जज भी हैं, और माशाल्लाह अच्छे वेल सेटल्ड हैं। जी। अच्छा जाहिद चौहान साहब, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप इतना बड़ा नाम माशाल्लाह आपका हैदराबाद का, आपने अक्सर बार की सियासत में और हाई कोर्ट का भी आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो कैसा रहता है, या आप इस सियासत में भी इन्वॉल्व रहते हैं? असल में जब होता है कि शुरू में थोड़ा सा जब आदमी एनर्जेटिक होता है, क्योंकि बार के लिए बार पॉलिटिक्स हो या आम पॉलिटिक्स हो, आदमी को थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए। जब एनर्जेटिक होता है तो उस वक्त ये बार पॉलिटिक्स भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 95 में डिस्ट्रिक्ट बार का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, उसके बाद VPA भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा, 2006 में हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ ओहदों पर रहा। तो अब मगर ये है कि जब काम का बर्डन आप पे बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप देखिए बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस पे असर पड़ता है जी। क्योंकि आपके पास एक ही टाइम है, या तो आप वो अपने प्रोफेशन को दे दें या बार को दे दें। तो जब बार की पॉलिटिक्स, आप पहले के ज़माने में और अभी बार पॉलिटिक्स में भी बहुत फ़र्क आ गया है।
पहले लिमिटेड एडवोकेट्स होते थे, लिमिटेड प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये है कि जिस तरह से एडवोकेट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसी तरह से उनके प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं और वो आउट ऑफ कोर्ट भी हो गए हैं। तो उसकी वजह से अब ये है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है कि बार पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव पार्ट प्ले करना, मतलब बाय वे ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन। मगर हमारे सपोर्टर्स होते हैं, दोस्त हैं जिनको इलेक्शन लड़ते हैं, उनके साथ और इन रहते हैं हम बाकी पॉलिटिक्स में। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपके पास एक नया क्लाइंट एक केस लेके आता है, एक मैटर लेके आता है, तो आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार होता है? कोई डीलिंग तरीक़ेकार तो ये है कि वो अपना केस ब्रीफ करेगा कि ये मेरा केस, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद से आप जो अच्छा वकील है वो देखता है कि हाँ भाई आपका केस मेड आउट होता है, तो आप उसको बता देंगे भाई आपका केस बनता है कानून के मुताबिक, तो लिहाजा ये ब्रीफ मैं आपका ले सकता हूँ और इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से भी हमकनार करेगा। मगर जहाँ तक देखते हैं कि उसका केस मेड आउट नहीं होता या उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, झूठे बनाए हुए हैं, या वो विद मालाफाइड इंटेंशन आया है, उसको पता है कि चीज़ें झूठी हैं, इवन देन वो आपके पास आया है, तो फिर इस तरह के केसेस को मेरी कोशिश होती है कि वो ब्रीफ्स में न लूँ, किसी भी तरीके से मैं उनको ब्रीफ्स वापस कर देता हूँ। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए हमारे यहाँ आजकल तो ये है कि जो भी ब्रीफ आ जाए वकील साहबान ले लेते हैं, मगर इसको देखे कि ये जो मेरे पास क्लाइंट आया है ये सच्चा है या झूठा है। जो ये आपके पास ब्रीफ लेके आया है ये मैनिपुलेटेड है, कॉन्कॉक्टेड है, इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, या ये वाकई जो है रियल ओनर है, टाइटल होल्डर है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, उसका दावा बनता है, तो आप उसको दावा दायर करें। खैर सर, ये तो खैर आपने साबित कर दिया कि आप किसी फेक डॉक्यूमेंट्स का कोई केस नहीं लेते और न ही कोई झूठा केस फाइल करते हैं आप। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो फेक डॉक्यूमेंट के साथ अगर कोई वो केस सबमिट करा देता है अदालत में, तो क्या इसके हवाले से अदालत में उसके खिलाफ कुछ हो सकता है? देखिए, अदालत फेक डॉक्यूमेंट नेचुरली उसके फैसला उसके खिलाफ ही आना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फेक हैं, जब वेरिफिकेशंस होती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट जो है वो तो प्रूव हो जाएगा कि फेक है। तो लिहाजा जो है वो अच्छा जो वकील होता है, मेरा अपने जूनियर्स को भी कहना यही है कि जब उसके पास ब्रीफ आता है तो उसको पता चल जाता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, कि मेरे पास जो शख्स आया है ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसने जुर्म किया है या नहीं किया। अब इट्स डिपेंड अपॉन यू कि अगर वो कहता है जी मैंने जुर्म किया है, उसके बाद भी उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, इट इज़ योर चॉइस। तो क्या सर ये खैर चलें, वकील को तो खैर अंदाज़ा हो जाता है, जब जजेस के पास जब जाते हैं ये इस किस्म के केस, तो सच्चाई का और झूठ का जज साहब को भी अंदाज़ा होता है? जज साहब देखें, असल में कानून के अंदर क्या है कि जजेस जो हैं दे आर बाउंड, वो गवाहों और सबूतों की रोशनी में फैसले देते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि पुलिस वाले को अगर पता भी चल जाए कि ये शख्स झूठी FIR लॉन्च कर रहा है, तो फिर भी कानून उसको इजाज़त नहीं देता कि वो FIR ना काटे। वो इन्वेस्टिगेशन में फिर साबित हो और उसके बाद जो झूठी FIR करने वाला है उसको उसकी सज़ा मिले। इसी तरह अगर जजेस को किसी हवाले से पता भी चल जाए कि इस शख्स के पास ये झूठा है या गलत है, इसका क्लेम फॉल्स है, मगर दे आर बाउंड टू फॉलो दी एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर कोई शख्स मैनेज कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज कर लेता है, झूठी गवाहियाँ भी मैनेज कर लेता है, वो सामने वाला वकील जो है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो क्रॉस क्वेश्चन के अंदर उसकी गवाहियों को झूठा साबित कर सके, तो जज साहब की फिर मजबूरी है कि शवाहिद और कानून और डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में जो भी फैसला बनता है वो उनको देना है। वो अपनी मर्ज़ी जो है उसमें नहीं चला सकते कि जी मैं तो सब चीज़ें प्लेंटिव के फेवर में, मगर मैं इसका सूट डिसमिस करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो भी जाता है तो फिर सुपीरियर कोर्ट बैठी हुई है, आप अपील में जाते हैं सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सब एक प्रोसेस है। कहीं ना कहीं जाके वो बात जो है पता चल जाती है कि झूठ और सच पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। चलिए सर, आज की आपकी बहुत सारी बातें, मुफीद बातों से हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। बस आपसे आखिरी सवाल करूँगा, इसके बाद भी हम इंशाल्लाह इसको अपने प्रोग्राम को बैकअप करेंगे। कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फरावारी के हवाले से एक आखिरी मैसेज दे दीजिए हमारे नाज़रीन को। देखिए जी, कानून की बालादस्ती के बगैर
कोई भी माशरा जो है वो पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती उस सोसाइटी में, उस सिस्टम के अंदर जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो। कानून की हुक्मरानी लाजिम और मलजूम है, इंसानियत के लिए भी और हमारे सिस्टम के लिए भी। ये जो आज आप देख रहे हैं मुल्क में अफरा तफरी है, ये सिर्फ लाकानूनियत की वजह से कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जी, रूल ऑफ लॉ की बातें तो बहुत सारे करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं, मगर सिर्फ बातों की हद तक है। आप सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, इवन यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है। एक सिस्टम है हर चीज़ का। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलती है, आप जाते हैं, एक पीस ऑफ लाइफ है। वो सिर्फ किस वजह से है? रूल ऑफ लॉ। कि कोई भी आदमी आके जो एक सिस्टम बना हुआ है कानून की हुक्मरानी का, उसके अंदर अगर वो इंटरफेयर करता है तो वो सिस्टम उसको उठा के बाहर फेंक देता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद जाहिद चौहान साहब। आज सर की बातें बहुत मुफीद बातों से हमने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जेम्स टेलीविज़न के नाजरीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात के जवाब हम दें और आपके कानूनी मसाइल और उनका हल चाहते हैं आप, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप रब्ता करके आप हमें अपने सवालात नोट करवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट असलम जावेद और एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जाहिद चौहान साहब को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।